यदि प्रियंका गांधी का धर्म अनुमति दे तो वो बाइबल के साथ साथ रामायण और गीता भी पढ़ें, तो युद्ध और शांति के विषय में उनके विचार में व्यावहारिकता भी आएगी और वो प्रासंगिक भी हो जाएंगी। मां भारती आपका कल्याण करें। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण के विषय में जाने से पहले आइए आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी, किसी समय में किसी गांव में एक अधेड़ आदमी अपने 11-12 साल के बेटे और एक गधे को लेकर पड़ोस के गांव जा रहा था। बाप और बेटे दोनों पैदल चल रहे थे, साथ में गधा भी चल रहा था। उन्हें जाता देख राह चलते एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, देखो कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे पे ना बैठकर पैदल चल रहे हैं। बाप को लगा कि बात तो ठीक है, जब गधा साथ है ही है तो बेटे को क्यों ना उस पर बैठा दिया जाए, और उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। वो कुछ ही दूर चले थे कि एक और आदमी पास से गुजरा। वो कहने लगा कि इंसानियत मर गई है, बुजुर्ग आदमी पैदल चल रहा है और हृष्ट पुष्ट बालक आराम से गधे पर बैठा है। बच्चे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, तुरंत नीचे उतर गया और बोला, पिताजी आप थक गए हैं, आप गधे पर बैठ जाएं। बाप गधे पर बैठा ही था कि फिर एक आदमी गुजरा। उसने कहा कि कैसा अत्याचारी बाप है, खुद गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल चलवा रहा है। बाप को फिर लगा कि कुछ तो गलत है। उसने अपने साथ बेटे को भी गधे पे बैठा लिया। फिर एक आदमी बगल से गुजरा। उसने कहा कि बेजुबान पर कैसा अत्याचार हो रहा है, एक बेचारा जानवर और उस पर दो आदमी सवार हैं। बाप बेटे दोनों इतने शर्मसार हुए कि नीचे उतरे और दोनों ने मिलकर गधे को अपने सर पर बैठा लिया और चलने लगे। फिर एक राहगुजर मिला और जोर जोर से हंसने लगा कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो गधे को अपने सिर पर ढोए हुए हैं। ये तो हुई एक कहानी। दूसरी कहानी एक हिंदी फिल्म का हिस्सा है। मशहूर चरित्र अभिनेता कादर खान है। चौरंगी लाल दो मुखिया, वे विपक्ष के नेता हैं। एक दिन शहर से बाहर जाते हुए अपने सचिव से कहते हैं कि कल मंत्री जी हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर जाएंगे। तुम मेरी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर देना कि जनता बाढ़ के पानी में डूबी हुई है, उनको खाने के लिए दाना नसीब नहीं हो रहा है और मंत्री जी जनता की गाड़ी मेहनत के पैसों से ऐश कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर पिकनिक मना रहे हैं। इस पर उनका सचिव पूछता है कि यदि मंत्री जी सड़क मार्ग से चले गए तो? इस पर नेताजी कहते हैं तो लिख देना कि बाढ़ जैसी गंभीर समस्या को मंत्री जी इतने हल्के में ले रहे हैं कि जहां सैकड़ों लोग पानी में फंसे हुए हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है। ऐसे में मंत्री जी हेलीकॉप्टर जैसी शासन की सुविधाओं का प्रयोग न करके कार से पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इन दोनों कहानियों का सार यह है कि आप जो भी काम करें, जैसा भी करें, जिसे आलोचना करना है वो आलोचना ही करेंगे। निश्चित रूप से दोनों कहानियां भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में ही मैंने सुनाई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 27 हिंदू पर्यटकों की हत्या की। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अग्र कार्रवाई हेतु सेना को खुली छूट दे दी। 7 मई से 10 मई तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, मुरीद के मामूना जोया, सरजाल और बहावलपुर में कुल 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स तबाह कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची और पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ विफल किया बल्कि उनके 3 लड़ाकू विमान और कई ड्रोन्स मार गिराए। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ एयर बेस को अपना निशाना बनाया और सरगोधा, नूर खान, भुलारी, सुकूर के एयर बेस पर को भारी नुकसान पहुंचाया और भारी बमबारी की गई। इन एयर बेसों को भारतीय सेना ने पिन पॉइंट कर भेदा। उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाला विपक्ष मौन हो गया, क्योंकि सैटेलाइट फोटोज और वीडियोस के बाद उनके लिए कुछ बचा नहीं था। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कबूल किया है कि भारत के साथ संघर्ष में
अभी तक उनके 11 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, 78 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। इसके अलावा भारतीय आक्रमण में 40 आतंकी मारे गए और 121 घायल हुए। 3 दिनों में भारत के घातक आक्रमण और अभेद्य सुरक्षा तंत्र ने पाकिस्तानी रक्षा तंत्र को झकझोर कर रख डाला था। पाकिस्तान के भारत पर किए गए सारे हमले निष्फल हुए और भारत के किसी भी हमले को पाकिस्तान रोक नहीं सका। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर लगभग समर्पण भाव से सीज फायर के लिए निवेदन किया। आप ध्यान से सुनिएगा, निवेदन किया। इसके बाद दोनों देश की तरफ से सीज फायर की घोषणा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देश का पूरा विपक्ष संकट की घड़ी में देश के साथ होने का दावा कर रहा था। सीज फायर के तुरंत बाद से फिर उनका विधवा विलाप शुरू हो गया और वो सीज फायर के विरोध में प्रधानमंत्री को कोसने लगे हैं। लेकिन सीज फायर का विरोध करने वाला विपक्ष ये बताने में असमर्थ है कि प्रधानमंत्री और सेना से वो चाहता क्या है। यह तय बात है कि यदि भारत पाक के आधिकारिक युद्ध प्रारंभ हो जाता तो कुछ दिनों बाद आज सीज फायर पर प्रधानमंत्री को कोसने वाला यही विपक्ष युद्ध की विभीषिकाओं के लिए प्रधानमंत्री को कोसता नजर आता। कुल मिलाकर गधे और चौरंगी लाल दो मुखिया की कहानी है। प्रधानमंत्री जो करें वो गलत है और विपक्ष को उसका विरोध करना है। आज प्रियंका गांधी का एक विचित्र भाषण सुना। प्रियंका गांधी चीख चीख कर कांग्रेस और आयरन लेडी इंदिरा गांधी के पराक्रम के किस्से सुना रही थी। तो उनको पहले इन किस्सों को सुनाने से पहले, इंदिरा गांधी के पराक्रम को बताने के पहले अपनी गलतियों को भी याद करना चाहिए। पहली गलती कांग्रेस की 1948 में राजा हरि सिंह के भारत में शामिल होने के तत्काल बाद कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया तो वो पाकिस्तानी सेना को इस्लामाबाद तक खदेड़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें पूरे कश्मीर से भी बाहर नहीं करने दिया गया और 1/3 कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में औचित्यहीन विवाद प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की पहली गलती थी। दूसरी गलती 1965 के युद्ध के दौरान पीओके हथियाने का अवसर खोना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर संघर्ष विराम की सहमति देना तथा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना, ये कांग्रेस की दूसरी गलती थी। तीसरी गलती 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की निशर्त रिहाई। उस समय हारे पीटे पाकिस्तान से 93,000 सैनिकों के बदले पीओके वापस करने की मांग न करना, ये कांग्रेस की तीसरी गलती थी। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 22 अप्रैल को पहलगाम के नरसंहार के बाद पूरा बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उनके 3 लड़ाकू विमान और कई ड्रोन्स मार गिराए। 11 सैन्य अधिकारी मारे गए और 78 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 40 आतंकी मारे गए, 121 आतंकी घायल हुए और कई एयर बेसों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह तय बात है कि 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी संघर्ष हुए उनमें सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशन सिंदूर रहा, क्योंकि इस ऑपरेशन में भारत की न्यूनतम क्षति हुई और भारत ने पाकिस्तान को अधिकतम क्षति पहुंचाई। और बावजूद इसके विपक्ष कहता है ये दिल मांगे मोर। तो फिर वो ये भी बताएं कि कितना मोर। कल तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को कायर कह डाला और प्रधानमंत्री की तुलना में अपने भाई की बहादुरी का बखान करते हुए बताया कि किस तरह उनका बहादुर भाई अपने पिता के जनाजे में मां के मना करने के बाद भी कार से निकलकर सेना की ट्रक में अपने पिता के शव के पास जाकर खड़ा हो गया। इतनी बड़ी बहादुरी राहुल गांधी ने की, ये आज प्रियंका गांधी ने देश को बताया। प्रियंका गांधी ने बताया कि तिरंगे झंडे में उनके पिता का खून लगा है, उनकी दादी का खून लगा है। लेकिन प्रियंका गांधी ये नहीं बता पाई कि वे प्रधानमंत्री से चाहती क्या है। क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि देश को युद्ध की आंख में झोंक दिया जाए? क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि भारत का आर्थिक विकास थम जाए? क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि हजारों सैनिकों के प्राणों की आहुति दे दी जाए? क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारियों के घर बर्बाद हो जाए? क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि देश के उद्योग धंधे बंद हो जाए? क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि भारत का शेयर बाजार औंधे मुंह गिर जाए और करोड़ों भारतवासियों के, करोड़ों देशवासियों के घर बर्बाद हो जाए?
महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव ले जाने से पूर्व जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि शांति के लिए अंतिम प्रस्ताव के रूप में वे कौरवों से मात्र 5 गांव मांगेंगे, तो इस पर भीम और अर्जुन ने असहमति जताई और कड़ी आपत्ति दर्ज की। तब भगवान ने कहा था कि शांति जिस मूल मिल जाए वो सस्ती है। प्रियंका जी को चाहिए कि यदि उनका धर्म अनुमति दे, यदि प्रियंका गांधी का धर्म अनुमति दे, तो वो बाइबल के साथ साथ रामायण और गीता भी पढ़ें। तो युद्ध और शांति के विषय में उनके विचार में व्यावहारिकता भी आएगी और प्रासंगिक भी हो जाएंगी। और पूरे विपक्ष के लिए भी अब समय आ गया है कि सत्ता के हर निर्णय के विरोध की परिपाटी को बदले और कम से कम देश और जनता के हित में लिए गए निर्णय का विरोध कर देश और जनता के गुनाहगार बनने से बचें। आज के लिए इतना ही। आगे फिर चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। आरसीएन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप पर इसे लाइक करें और फॉलो करें और आरसीएन परिवार के सदस्य बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।